सो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और कुछ फॉर्मूलेज और कुछ क्वेश्चंस की हमने स्टार्टिंग की थी। तो अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम इसको वापस रिकॉल कर लेते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन थी, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली किससे कंसर्न रखता है? लॉ ऑफ डिमांड इज मेनली कंसर्न विद द डायरेक्शन, कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कि प्राइस एंड डिमांड में किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो उसके लिए अगर हमें क्वांटिटेटिव चाहिए, अगर हमें उसको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि अगर प्राइस में 10 रुपीज का चेंज हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंज होगा, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स अगर हमें चाहिए, तो हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या डेफिनेशन है? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड कितना रिस्पॉन्स करती है, किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स। एंड विच कैन बी फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इन दो चीजों को कंपेयर करके हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? लॉ ऑफ डिमांड वाज क्वालिटेटिव, वेयर एज इलास्टिसिटी इज क्वांटिटेटिव। वहां पर हम डायरेक्शन देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर हम परसेंटेज चेंज देख लेते हैं। सो ओवरऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity to percentage change in any of its determinants on demand depends। तो एक तो वैल्यू रहेगी न्यूमरेटर में एंड दूसरी वैल्यू रहेगी डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? चेंज इन क्वांटिटी। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? चेंज इन द फैक्टर जो कि डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो प्राइस है, चाहे वो इनकम है, या और कोई दूसरा फैक्टर है। तो इस फैक्टर्स के बेसिस पे हम इलास्टिसिटी को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें हमारा मेन फैक्टर क्या होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें मेन फैक्टर कौन सा होगा? इनकम। एंड थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें फैक्टर होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड कोमोडिटी, खुद की प्राइस नहीं, और रिलेटेड कोमोडिटी की प्राइस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो ये मेन 3 पार्ट्स हो गए। अब शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पोर्शन के साथ में, जिसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करने का मतलब है इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, उसकी प्राइस में कितना चेंज है। और कई बार हम उसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब नेगेटिव साइंस आर इग्नोर्ड, बट ये हमने डिस्कस किया था, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। अगर ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तो ऑफ कोर्स हमें साइन के साथ जाना पड़ेगा। बट अगर सारे ऑप्शंस आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है, देन वी विल सिलेक्ट द एब्सोल्यूट ऑप्शन। ओके, तो ये बात हमने यहां तक तो डिस्कस की थी। अब उसके आगे का जो इंटरप्रिटेशन है, अब वो हम समझते हैं। तो साथ में वन नोट ओपन कर लेते हैं। ये जो आपकी बुक्स दिख रही होगी, ये है बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बुक। तो कुछ स्टूडेंट वहाँ के भी हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स की बुक है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की। और इस टाइप की एक और ये बुक है, इकोनॉमिक्स बाय डेविड बैग। ये भी वहाँ की बुक है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर हम आ जाते हैं कैलकुलेशन के अंदर। इंस्टीट्यूट की जो बुक होती है, हाँ। जो आईसीआई की बुक्स होती है,
सर वो इतना थियोरेटिकल की होती है, वो ऐसे क्यों नहीं हो सकती सर? कैसे? जिस तरीके से इसमें समझाया गया है, इसमें तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। उसमें हम्म। सर जो आईसीआई की बुक्स होती है वो कहानियों की तरह होती है सर, थोड़ी मतलब पढ़ने पढ़ने बैठे तो ऐसा लग रहा है क्या ही कर रहे हो। एक्चुअली वो बुक्स जो बनता है, उनके बुक्स जो होती है उनके पीछे कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो है खुद पूरा की पूरा सेल्फ करोगे तो वो पूरा हिस्ट्री से लेकर के एक एक वर्ड समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए चीजें फटाफट समझ में आ जाती है। उसके अंदर क्या होता है, आपको खुद को इंटरप्रेट करना होता है, अच्छा इस लैंग्वेज का मतलब ये है, इस लैंग्वेज का मतलब ये है। तो उनके पीछे जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आप उसको सेल्फ अगर पढ़ें तो बुक बुक जो है आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, सब कुछ अपने आप आपको बुक पढ़ने से समझ आ जाए। तो ये उनकी कोशिश रहती है, इसलिए वो बुक्स के फॉर्मेट अलग रहते हैं। और हम जो ये प्रिपेयर करते हैं ये होता है पूरा एक प्रॉपर क्रक्स की जिसमें सब कुछ आ गया एंड एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो इसको देखते ही सब कुछ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। रिवाइज भी करना है तो फटाफट से रिवाइज भी हो जाता है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। यस सर। ओके। तो चलो अभी हम डिस्कस कर रहे थे हमारा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ये सर हमारा वो आपने अभी आपकी स्क्रीन है। पीडीएफ खुली, नोट्स नहीं आ रहे। अभी आपको कुछ दिख रहा है मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ? नहीं सर, वो आपका पीडीएफ खुला हुआ है, दूसरी नो विंडो चल सर। रही है अभी। ओके। अभी दिख रहा है? यस सर। यस। यस सर। तो पहले क्या दिख रहा था आपको, वो लाइक नोट्स दिख रहे थे? यस सर। अच्छा, जो बुक मैंने दिखाई वो आपको नहीं दिखी ना? ये आपको दिखी थी? नो सर। अच्छा, मैं ये बुक दिखा रहा था बीच में आपको, मैंने कहा था ना, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बुक, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ये बुक मैं आपको दिखा रहा था। तो ये बुक से भी कुछ स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं। इसमें भी ये चैप्टर है आपका, देखो इलास्टिसिटी, डिमांड, सप्लाई। और एक और जो दूसरी बुक है वो ये है इकोनॉमिक्स बाय डेविड बैक। ये है टाटा मैकग्रो-हिल की बुक, अराउंड 900 पेजेस की बुक है। बट हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है फिलहाल, क्योंकि हमारा एमसीक्यू कॉन्सेप्ट है, वहां पे तो पूरा डिटेल इकोनॉमिक्स है। सो प्राइस इलास्टिसिटी को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अब देखो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहली चीज है, अगर हमने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये बहुत ज्यादा है, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, मतलब ऑलमोस्ट नील चेंज। प्राइस के अंदर हम क्या कह रहे हैं, देर इज नील चेंज या नो चेंज, एंड क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज है। तो ऐसे केस में आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत बड़ी है, न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत बड़ी है, एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल, दैट इज जीरो। तो एनीथिंग अपॉन जीरो बिकम्स इंफिनिटी। इन्फिनाइट। इनफिनिट। इनफाइनाइट सर। यस। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे यहाँ पे, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा है एंड प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज है, तो उस केस में हम कहते हैं इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। जैसे इधर एक साइड में वैल्यूज भी लिख लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ये है आपका 100%, जबकि प्राइस में चेंज आ रहा है ओनली 0.1, ओनली 0.1%। तो 100/0.1 कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 इज अ वेरी बिग नंबर, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज इनफाइनाइट। तो ये आपका केस नंबर 1 है कि जब प्राइस में चेंज निल है या नेग्लिजिबल है, देन इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। सेकेंड केस, सेकेंड केस में हम क्या कहते हैं,
if percentage change in quantity demanded is greater as compared to percentage change in price। मतलब डिमांड में चेंज ज्यादा है एंड प्राइस में चेंज कम है। जैसे हमने कहा चेंज इन डिमांड इज 20%, वेयर एज चेंज इन प्राइस इज 10%। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2। 2 सर। 2 हो गई। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। जब डिमांड में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज कम है, देन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। थर्ड केस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों में इक्वल चेंज है, क्या रिजल्ट आएगा? 1 सर। 1। 1 सर। डिमांड में चेंज 10%, प्राइस में भी चेंज 10%, तो रिजल्ट इज 1। तो ऐसे केस हमने लिखा प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। देन केस नंबर 4, percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price। अब क्या होगा? लेस देन 1 सर। लेस देन 1। तो हमने कहा डिमांड में चेंज 10%, प्राइस में चेंज 20%, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5। सो हियर प्राइस इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, 1 से कम हो जाएगा। और एक लास्ट केस और बनता है, केस नंबर 5, जिसमें हम क्या कहते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी के अंदर चेंज एक तरह से नील या नेग्लिजिबल चेंज है, और सारा की सारा चेंज किसके अंदर आ रहा है? प्राइस के अंदर आ रहा है। तो ऐसे केस में आपका रिजल्ट क्या होगा? 0। 0, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग गिव्स 0। तो हमने यहाँ लिखा प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। 0। तो ये 5 डिफरेंट सिचुएशंस पॉसिबल है। तो इसमें हमने लिखा यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है? इट कैन लाई फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। और अभी हमने इसको लिखा है एब्सोल्यूट टर्म्स में, बिकॉज हमने साइन को इग्नोर कर रखा है। अगर साइन यूज करेंगे तो इट कैन बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज इन कॉमन सेंस वी से 0 टू इंफिनिटी। तो अगर हम इलास्टिसिटी को कहते हैं इट इज इक्वल टू 0, तो उसका एक नाम होता है। क्या नाम होता है? किसी को याद है? यूनिटरी। यूनिट यूनिटरी 1 जीरो। होता है। इनइलास्टिक। सॉरी सर, 0 बोला आप? इनइलास्टिक सर। इन इन या परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। यस, तो जब आपका ये 0 होगा तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन जैसे ये लेस देन 1 आ जाएगा, मतलब बिटवीन 0 एंड 1 हो गया, तो क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। इन इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक। यस। इक्वल टू 1 हो गया, यूनिट यूनिटरी। यूनिट इलास्टिसिटी। इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट या यूनिटरी कह सकते हैं। यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक। ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। 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 एंड इनफाइनाइट। परफेक्टली परफेक्टली। इलास्टिक। यस, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये 5 डिफरेंट नेम्स हो गए। तो क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। क्वेश्चन कोई भी सिचुएशन आपको दे देगा कि डिमांड में इतना चेंज है, प्राइस में इतना चेंज है, और आपको ऑप्शंस या तो वैल्यू में हो सकते हैं या फिर इस तरह से नेम्स भी गिवन रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स तो क्लियर है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो। नो। ओके। अब दूसरा आता है इसका डायग्राम, इसका ग्राफ। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें प्राइस एंड डिमांड आती है, तो एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं?
सर एक्स पे क्वांटिटी और वाई पे प्राइस। नीचे वाले पे क्वांटिटी, ऊपर प्राइस। यस। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बस ये बताना है ये कौन सी सिचुएशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मैं रैंडम इस पे ग्राफ बना रहा हूँ। पहले यहाँ मार्किंग कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स का मतलब हो गया आपका क्वांटिटी, वाई का मतलब हो गया आपका प्राइस। अब क्योंकि हम बना रहे हैं डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व नॉर्मली कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड सर सर। डाउन। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोपिंग। यस, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब मैंने एक सिचुएशन ले ली है और ये डिमांड कर्व बनाया है। इस सिचुएशन में आपको बताना है ये इन 5 में से कौन सी सिचुएशन है। तो इसके सर यूनिट लिए मैं यूनिट आपको इलास्टिक साथ में ये भी लगाना चाहता हूँ, ओरिजिनल। इक्वल टू 1। क्या बात है, पहले पता चल गया, प्राइस एंड यस सर। क्वांटिटी। फिर हमने यहाँ पे मेंशन किया है ये चेंज इन प्राइस P1, एंड इधर हो गया आपका चेंज इन क्वांटिटी Q1। तो सिचुएशन क्या है कि दोनों में चेंज दिया हुआ है आपको इक्वल। ये जो गैप गिवन है और इधर जो गैप है, ये दोनों गैप क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों गैप इक्वल है मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। उस केस में सिचुएशन कौन सी होगी, सिचुएशन नंबर 3, यूनिटरी इलास्टिक। तो हम लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें एक तरह से क्या बनता है आपका यस 45 सर। डिग्री का एंगल बनता है। तो स्केल को देख के आपको हिंट मिल गया होगा, वैसे 45 डिग्री का एंगल है मतलब सेंटर में बन रहा है। और जब भी ये सेंटर में होगा उस केस में प्राइस एंड क्वांटिटी में चेंज इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सिचुएशन, ये आपका नेक्स्ट सिचुएशन, ये ओरिजिनल लेस देन 1। एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, प्राइस में चेंज हुआ एंड क्वांटिटी में भी चेंज हुआ। कौन सी सिचुएशन लग रही है, किसमें चेंज ज्यादा दिख रहा है, प्राइस में या क्वांटिटी में? सर इन इन सर इनलास्टिक लग प्राइस। रहा है। यस, इन तो इलास्टिक। प्राइस में चेंज ज्यादा है और इसको हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। परफेक्ट। तो पॉइंट नंबर 4 आ गया आपका यहाँ पे, इट विल बी इन इलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिसिटी इट विल बी लेस देन 1। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई। अब आती है एक और नेक्स्ट सिचुएशन, अब इस केस में अगर आप फिर से ड्रॉ करके चेक करते हो तो ये है आपका प्राइस मोर देन 1 सर। और ये क्वांटिटी, अगेन एक और इलास्टिक। प्राइस और एक और क्वांटिटी, सर इलास्टिक। इलास्टिक। तो इस बार क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज कम है, तो क्लियरली इट इज इलास्टिक। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ये मोर 1। देन 1 हो गया। यस सर। चलो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सिचुएशन एक्स वाई, एक्स वाई। नाउ इस बार हमने बनाया है ये सिचुएशन, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक। इनइलास्टिक, इंफिनिटी। यस इंफिनिटी। सर। परफेक्टली इन इलास्टिक। 0 सर। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्राइस में नो चेंज, प्राइस
में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज किस में हो रहा है? क्वांटिटी में। पहले क्वांटिटी। क्वांटिटी है, बाद में इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, कुछ भी हुआ, तो चेंज ओनली क्वांटिटी में हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो अगर प्राइस में चेंज नहीं है तो फिर डिनोमिनेटर क्या होगा आपका? जीरो। न्यूमरेटर में कुछ भी वैल्यू हो, डिनोमिनेटर इज जीरो। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या लिखेंगे? इंफिनिटी। इंफिनिटी। जीरो। इंफिनिटी। तो दिस इज सॉरी इनफाइनाइट। सर, इनफिनाइट। समझ आ गई गलती? तो क्लियर है यस। कि कैसे कैसे हमें ऑब्जर्व करना है। और नेक्स्ट वाला एक और केस है आपके पास, इसमें आप चेंज देख लो, ये आपका ओरिजिनल प्राइस, अब न्यू प्राइस आपका P1 हो रहा है या P0 हो रहा है। तो चेंज किस में है? प्राइस में, बट क्वांटिटी प्राइस इज में सर। सेम। सर तो इसमें ईपी जीरो जीरो होगा सर। अपॉन एनीथिंग विल बिकम जीरो। तो अब इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज जीरो, तो फिर उसका कर्व कैसा बनेगा? तो हमें ऑप्शन में होगा इट विल बी वर्टिकल, और क्या लिखा हो सकता है? इट विल बी पैरेलल टू पैरेलल वाई टू वाई एक्सिस। एक्सिस। ठीक है। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कि अगर कर्व, डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है, देन व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी? इन्फिनिटी सर। तो उस केस में आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है। तो पांचों ग्राफ क्लियर हो गए, सिंपल है। यस सर। ओके। तो ये सब ग्राफ हमने रिसेट फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट किए हैं, डिराइव किए हैं। अब उसके बाद में आती है आपकी सारी कैलकुलेशंस, मेथड्स। तो उस मेथड के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा वापस। तो ये सारे ग्राफ हमने देख लिए, ये पूरी आपकी वही टेबल आ गई जो भी हमने डिस्कस की। नाउ डिफरेंट मेथड्स। अब मेथड्स कौन कौन से हैं? वन इज प्रोपोर्शनेट मेथड, सेकंड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और आउटले मेथड, थर्ड आपका पॉइंट इलास्टिसिटी, एंड फोर्थ इज आर्क मेथड। तो ये चार तरीके हैं इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के। तो इसमें से फर्स्ट मेथड कल हमने बेसिकली स्टार्ट किया था, देखा था, फिर से एक बार देखते हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होता है? अंडर दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी is calculated as a percentage change in quantity demanded of a commodity to percentage change in its price, and other things remaining equal या other things are constant। तो इसको कैलकुलेट हमने कैसे किया था वो भी कल डिस्कस किया था। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया आपका चेंज इन क्वांटिटी। अपॉन में लिखते हैं चेंज इन प्राइस, तो डेल्टा P अपॉन P1 इंटू 100, 100 कैंसिल, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन Q1। ये आपका बेसिक फॉर्मूला था टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। अब पॉइंट आता है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आती है। तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। जीरो टू इंफिनिटी कह सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में। और अदरवाइज नॉर्मली हम कहते हैं तो नॉर्मली वैल्यू तो कैसी होती है? नेगेटिव। डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो उस केस में फिर नेगेटिव इंफिनिटी से जीरो तक वैल्यू आ सकती है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले हम कर लेते हैं। प्रोपोर्शनेट का तो वैसे हमने कल किया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक पहले वो क्वेश्चन करते हैं और फिर आएंगे हम आर्क मेथड के ऊपर। सो P1, P2, Q1, Q2। P1 गिवन है 1000, किसी कमोडिटी की प्राइस 1000 है एंड 1000 पे डिमांड है उसकी 20 यूनिट्स। अभी प्राइस कम होके 500 हो गई एंड 500 पे डिमांड है 100 यूनिट्स।
तो फाइंड करना है आपको प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। एट। 8। ओके, -8। -8। आ गया सबका आंसर? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है न्यूमरेटर? कितना परसेंट चेंज हो रहा है? सर न्यूमरेटर में 40। 40। और अगर आप पूरा फॉर्मूला से करना चाहते तो फॉर्मूला से भी करो, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला क्या था आपका? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू कॉपी P1 इनटू अपॉन Q1। प्राइस। तो डेल्टा क्यू आपने निकाला 100 - 20, 80। चेंज इन प्राइस निकाला 500 - 1000, तो इट इज -500 मल्टीप्लाई बाय P1 1000 अपॉन Q1 20। अब इसको आप कैंसिल करके सॉल्व कर लो। सो इट इज 8 एब्सोल्यूट टर्म्स में, एग्जैक्टली कहेंगे तो -8। तो दिस इज सिंपली द प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। अब आता है हमारे पास दूसरा मेथड जिसको हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड। तो आर्क इलास्टिसिटी मेथड कब यूज होता है? जब चेंज ज्यादा होता है, बेसिकली प्राइस या क्वांटिटी में। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया, तो चेंज ज्यादा है, तो जहां पर भी चेंज ज्यादा होता है तो वहां पर अक्सर हम आर्क मेथड काम में लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग प्रोपोर्शनेट एंड आर्क मेथड इज मच बेटर। अब इसमें चेंज क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला अभी भी वही है। क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पे जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ये कैसे कैलकुलेट होता है? कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन एवरेज क्वांटिटी। अपॉन में क्या लेते हैं? एवरेज क्वांटिटी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये कैसे निकलेगा? चेंज इन प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या करना होता है? दोनों को डिवाइड करना है। और जब हम डिवाइड करते हैं तो 100 आपका कैंसिल हो गया। 2 एंड 2 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? ये भी कैंसिल हो गया। तो पीछे जो बचेगा वो है आपका फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। सो ये बन गया हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को आप अगर कंपेयर करते हो यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला था, इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं और अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। दोनों में क्या फर्क है? कि यहाँ पे जो हमने P1 और P2 लिखा है, इसके अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं P2, P1 में P2 ऐड कर दे एंड Q1 में Q2 ऐड कर दे, तो ये ऐड करते ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा आर्क इलास्टिसिटी का। दैट्स इट। तो प्रोपोर्शनेट को आर्क में बदलना है तो दोनों जगह पे 2 वाली वैल्यूज को ऐड कर दो। तो अब सेम क्वेश्चन जो भी हमने ऊपर किया है उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस आर्क मेथड। क्या रिजल्ट आता है चेक करके बताओ। तो डेल्टा क्यू 80 अपॉन -500 इंटू 1000 प्लस 500 अपॉन में 20 प्लस 100। क्या रिजल्ट आ रहा है?
-2. -2। Yes, sir. ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो दोनों के आंसर में वेरिएशन आता है, फर्क है। ऐसा नहीं है कि प्रपोर्शनेट और आर्क मेथड से आंसर सेम आएगा, नो, आंसर विल वेरी, आंसर डिफर करेगा। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे है दैट इज -2। तो ये मेथड क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No. नो, ओके। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। P1 P2, प्राइस 6 से 4, Q1 Q2, डिमांड 4 से 6। अभी इसको फाइंड आउट करना है यूजिंग आर्क मेथड। -1. -1। -1 सर। एग्जैक्टली। तो फाइनल आंसर आ गया आपका -1। ओके, ये भी क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज गिवन है बट मेथड के बारे में नहीं लिखा है, तो फिर क्या करेंगे? सर फिर उसके साथ जाएंगे सर, प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो तो फिर आपको आर्क प्रपोर्शनेट मेथड। मेथड यूज करना है। अगर Yes, sir. क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो हमें क्या यूज करना है? आर्क मेथड। अच्छा, Arc and यहाँ पे average. थोड़ा सा चैलेंज रहता है। चैलेंज कैसे आता है कि क्वेश्चन हमें नहीं पता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो। अगर लिखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो लिखा है वो मेथड यूज कर लेंगे। आर्क लिखा है तो वो करेंगे, प्रोपोर्शनल लिखा है तो उसको कर लेंगे। बट जब कुछ नहीं लिखते हैं तो हमें नहीं पता क्या करना है, तो सबसे पहली कोशिश में हम क्या करेंगे? आर्क मेथड को यूज करेंगे और उससे हमारे ऑप्शन चेक कर लेंगे, A B C D। कोई भी एक ऑप्शन आपका मैच हो गया, जैसे ऑप्शन बी मैच हो गया, परफेक्ट, ऑल डन। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका A B C D एक भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ आज से, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट मेथड से ट्राई करना पड़ेगा। और उस मेथड से जब आप ट्राई करोगे तो फिर उनमें से तो कोई ना कोई एक आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका दोनों से आंसर नहीं आ रहे, आर्क एंड प्रोपोर्शनेट से। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है? आर्क मेथड को देनी है, कुछ नहीं लिखा है तो, और उसी से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। नहीं हुआ तो प्रोपोर्शनेट पे जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा जिसमें आपको दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, एक बार आर्क से और फिर दूसरी बार प्रोपोर्शनेट से। बट उल्टा आप नहीं कर सकते। मान लो आपने पहले प्रोपोर्शनेट्स को सॉल्व कर लिया और वो ऑप्शन में है, तो क्या आप उसको डायरेक्टली टिक कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता कि आर्क वाला आंसर है या नहीं, तब तक आप उसको टिक नहीं कर सकते हो। इसलिए ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी हमें आर्क मेथड को देनी है। एक क्वेश्चन और देते हैं। प्राइस P1 P2, 10 एंड 20, Q1 Q2, 10 पे डिमांड है आपकी 50 यूनिट्स, 20 पे डिमांड है 45 यूनिट्स। सो क्या रिजल्ट आने वाला है? -0.15. -0.15। ये आ रहा है सबके? Yes, sir. ओके, तो ये मेथड तो आपका क्लियर हो गया कि प्रपोर्शनल मेथड भी क्लियर, आर्क मेथड भी क्लियर। अब मैं आपको इसके नोट्स जो है शेयर कर दूंगा, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। पीछे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है,
तो स्टार्ट कर सकते हो आप, इनिशियली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल आपका इसका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ले लेंगे सप्लाई। ठीक है, चैप्टर इजी है वैसे। ये सर क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट सारे से। ओके, ठीक है। अब आज हमें स्टैट स्टार्ट करनी है ना, सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ सर। ओके सर। Yes, sir. ओके, ठीक है।